वर्मा जी के घर में उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अमित और उसकी पत्नी रचना की शादी को 12 साल हो चुके थे। छोटे बेटे राजीव और उसकी पत्नी शिखा की शादी को 5 साल हुए थे। शिखा की 3 साल की एक बेटी थी, लेकिन रचना ने अभी तक बच्चा नहीं किया था क्योंकि रचना बहुत अच्छी जॉब में थी और जॉब के चलते बच्चा पैदा करने की तरफ कभी उसका ध्यान गया ही नहीं। लेकिन इस बात से रचना की सास पुष्पा दीदी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन पुष्पा की सहेली रमा उससे मिलने उसके घर आई। और पुष्पा बहन कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। इतने साल बाद याद आई अपनी सहेली की। क्या करूँ, घर गृहस्थी में ऐसी बिजी हो गई कि अब कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अमित की शादी के बाद अब मिल रही हो मुझसे। राजीव की शादी में तो तुम आई ही नहीं। क्या करूँ, राजीव की शादी के बाद मेरी बेटी नेहा की डिलीवरी का वक्त था। क्या करती मैं। अरे हाँ, याद आया। कैसी है नेहा और उसका बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक है, अब तो दोबारा माँ बनने वाली है वो। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे नेहा और अमित लगभग एक उम्र के है ना? और नहीं तो क्या, 6 महीने का ही तो फर्क है दोनों में। अच्छा ये बता, अमित के कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे क्या, एक भी बच्चा नहीं। अरे ऐसी नौकरी वाली बहू मिली है कि बच्चे के बारे में सोचती ही नहीं। बच्चे पैदा करने से तो एलर्जी है आजकल की बहुओं को। अरे लेकिन अब तो उम्र भी बहुत हो गई है अमित की। अब बच्चे नहीं होंगे तो कब होंगे? तुम्हें अपनी बहू को समझाना चाहिए ना। अरे मैं तो थक गई हूँ समझा समझा कर। किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। लेकिन अब 35 साल में भी बच्चा नहीं किया ना, तो फिर बस लेते रहो सब जगह से ट्रीटमेंट। शरीर खराब, पैसा खराब, कोई मतलब नहीं रह जाता। रमा पुष्पा से मिलकर चली जाती है, लेकिन अब पुष्पा को रचना की चिंता होने लगती है। एक दिन शाम के वक्त जब पूरा परिवार साथ में बैठा था तो रचना शिखा की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर खिला रही थी। ये देखकर पुष्पा को लगा कि यही सही वक्त है जब वो अपनी बहू से बच्चे के बारे में बात कर सकती है। अरे कब तक मिष्टी को खिलाती रहोगी बहू? क्या करूं मम्मी जी, मिष्टी है ही इतनी प्यारी। मिष्टू, भाभी तो मिष्टी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा। और ना ये भी भाभी के साथ बहुत खुश रहती है। रहेगी क्यों नहीं, हमारी मिष्टी अपने ताई जी और ताऊ जी की लाडली बेटी जो है। अरे वो सब बातें ठीक है बेटा, लेकिन रचना और तुम्हें अब अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। मिष्टी से प्यार करना सही है, लेकिन तुम्हारा अपना बच्चा भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ भाभी, वैसे मम्मी जी की बात ना सही है। वैसे देखा जाए तो भैया भाभी का बच्चा हमारे बच्चे से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो मिष्टी से 4-5 साल छोटा ही रहेगा। अरे वो तो तब रहेगा ना जब ये अब भी बच्चे के बारे में सोचेंगे। आपकी बात सही है मम्मी, लेकिन अभी इस साल ना रचना का प्रमोशन होने वाला है। ऐसे में अगर वो बच्चे पैदा करने लगी तो उसके करियर का क्या होगा? हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है अभी 6 महीने का टाइम मुझे और चाहिए। और वैसे भी इतना लेट नहीं हुआ है, कुछ लड़कियां तो 35 साल में शादी करती है। हे भगवान, अभी 6 महीने और? अरे जानती भी हो बहू तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मम्मी जी। कुछ देर के बाद रचना और अमित अपने कमरे में पहुंचते हैं। रचना उदास थी और अमित के चेहरे पर भी उदासी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। परेशान मत हो रचना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अमित, अभी तो बहाना लगा दिया है, लेकिन सोचो सबको पता चलेगा तो क्या होगा। अरे पर हम कोशिश कर रहे हैं ना रचना, और वही सबसे बड़ी बात है। अब कैसे कहे घर वालों से कि हम पिछले 1 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये बात सबको पता चल गई ना तो सब मुझे ही 2 बातें सुनाएंगे, मेरी गलती निकालेंगे। रचना बात तो तुम्हारी सही है, सब कहेंगे देर से बच्चे के बारे में सोचने की वजह से ये सब हो रहा है। वैसे तुम्हारी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी ना, उसका क्या हुआ? अभी ऑफिस जाते वक्त जाऊंगी।
कुछ करना पड़ेगा अमित, नहीं तो मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेट प्रेगनेंसी प्लान करना इतना महंगा पड़ जाएगा। चलो तुम डॉक्टर से मिलकर आओ, फिर मुझे बताना क्या हुआ। रचना ऑफिस जाते वक्त डॉक्टर के क्लिनिक जाती है, लेकिन वहाँ पर रमा की बेटी नेहा उसे देख लेती है और अपनी माँ को बता देती है। और रचना ये बात पुष्पा को बता देती है कि रचना तो डॉक्टर के पास गई थी। अरे पुष्पा बहन, तुम्हारी बहू को मेरी नेहा ने आज डॉक्टर के क्लिनिक पर देखा था। कोई खुशखबरी है क्या? तुमने अपनी बहू को समझाया लगता है। अरे समझाया तो था मैंने, लेकिन वो तो कह रही थी कि अभी 6 महीने बाद बच्चे के बारे में सोचेगी। फिर यह चमत्कार कैसे हो गया? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। वैसे ना अब तुम्हें अपनी बहू से बात तो करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हें सरप्राइज देने का प्लान कर रही है। अरे वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। इतना आसान नहीं है उससे बातें निकलवाना। तभी वहाँ पर शिखा आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, बहुत खुश लग रही हैं आप। अरे बात ही ऐसी है, फाइनली मेरी बड़ी बहू ने बच्चे के बारे में तो सोचा। मुझे तो लगता है जल्दी ही अच्छी खबर सुनाने वाली है रचना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे रमा की बेटी है ना नेहा, उसने आज रचना को डॉक्टर अंजलि के क्लिनिक पर देखा था। शायद रचना प्रेग्नेंट है, वरना वहाँ क्यों जाती? अगर ऐसा होता तो भाभी खुद हमें ये खबर ना सुनाती मम्मी जी। अरे क्या पता सरप्राइज देना चाहती हो। ये तो मैं 1 मिनट में पता कर सकती हूँ कि भाभी सरप्राइज दे रही है या फिर बात कुछ और ही है। वो कैसे तुम पता कर सकती हो, और वो भी 1 मिनट में? अरे मम्मी जी, ये डॉक्टर अंजलि है ना, ये मेरी फ्रेंड है। मैं उससे कॉल करके भाभी के बारे में पूछ लेती हूँ। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से पूछ बेटा। शिखा अपनी फ्रेंड डॉक्टर अंजलि को कॉल करती है। हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, बस मेरी रचना भाभी तुम्हारे क्लिनिक पर आई थी ना, तो उनके बारे में ही पूछना था। देखो शिखा, वैसे तो अपने पेशेंट के बारे में बताना हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन तुम मेरी फैमिली जैसी हो इसलिए बता देती हूँ। तुम्हारी रचना भाभी का 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास। क्या बात कर रही हो अंजलि? ट्रीटमेंट? लेकिन किस लिए? एक्चुअली रचना भाभी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, लेकिन एज ज़्यादा हो जाने की वजह से अब उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अब उनको बच्चा चाहिए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये बात है। तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए बता दिया, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में तुम किसी से बात मत करना। अरे डोंट वरी अंजलि, मैं उन्हें कुछ नहीं बताने वाली। शिखा फ़ोन रख देती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। पुष्पा ये सुनकर खुश होती है कि रचना और अमित अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचकर दुखी भी होती है कि उनको पिछले 1 साल से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। अब पुष्पा मन ही मन ठान लेती है कि वो रचना को समझाएगी। शाम को रचना जब ऑफिस से आती है। और बहू, कैसा रहा ऑफिस? ठीक रहा सब कुछ मम्मी जी। मिष्टी कहाँ है? कहाँ होगी, अपनी माँ के पास है। बच्चा तो अपनी माँ के पास ही होगा ना। हाँ, उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आई थी ना, सोच रही थी उसे दे दूँ। अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो बहू। देखो ऐसे मिष्टी को चॉकलेट देते रहने से ज़िंदगी नहीं चलने वाली। आप सही कहती हैं मम्मी जी। क्या हुआ रचना, क्या कहा डॉक्टर ने? पता नहीं क्या होगा अमित, डॉक्टर ने तो बस मेडिसिन दे दी है, बाकी तो हमारी किस्मत है। सच कहूँ अब तो मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं कभी हमारा बच्चा होगा भी या नहीं। अरे अरे रचना, ऐसे उम्मीद नहीं खोते। देखना एक दिन तुम भी माँ बनोगी। और अगर नहीं बन पाई तो क्या होगा? मुझे सारी उम्र ऐसे ही सबकी बातें सुननी पड़ेगी ना। अरे नहीं रचना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन रचना के प्रेग्नेंट होने की खबर नहीं आती।
पुष्पा को अब अपनी बहू की चिंता होने लगी थी। इसी बीच एक दिन शिखा सुबह सुबह अपने कमरे से उठकर बाहर आई। मम्मी जी, भैया, भाभी, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ बहू, क्या हुआ? वो मम्मी जी, बात यह है कि मिष्टी अब बड़ी बहन बनने वाली है। हैं? मतलब रचना बहू प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी नहीं, मैं दूसरी बार माँ बनने वाली हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी जी। अरे वाह शिखा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। इसका मतलब मैं दूसरी बार ताई जी बन जाऊंगी। हाँ भाभी, लेकिन और भी अच्छा लगता अगर आप भी कोई गुड न्यूज़ सुना देती। देखिए ना, मम्मी को तो हमेशा आपसे ये खबर सुनने का वेट रहता है। राजीव सही कह रहा है बहू, अब तो 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं, अब तो बच्चे के बारे में सोच लो। सब लोगों की बात सुनकर रचना इमोशनल हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रचना के लिए अब इस बात को छुपाना मुश्किल हो रहा था कि वो माँ नहीं बन पा रही है, और इस बात के लिए वो पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट भी ले रही है। ये बात अब उसने सबको बता दी, और जिसका डर था वही हुआ। पुष्पा अपनी नाराज़गी इतने दिनों से मन में छुपाए बैठी थी, वो बाहर आ गई। मुझे तो पहले ही पता था बहू कि कुछ गड़बड़ है। अरे कितना समझाती थी मैं, लेकिन तूने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं मानती हूँ मम्मी जी, गलती हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब सही कहती थी मम्मी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे माँ नहीं बनना कितनी बड़ी बात होती है, तुम्हें जरा सा भी एहसास है या नहीं? अब जाने दीजिए ना मम्मी, भगवान ने चाहा तो भाभी की गोद भी भर जाएगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार फिर से रचना और अमित डॉक्टर अंजलि के क्लिनिक पर पहुंचते हैं। कुछ कीजिए ना डॉक्टर, इतने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी तक रचना ने कंसीव नहीं किया। देखिए, मैंने अपनी तरह से सब कुछ करके देख लिया, हर तरह से इलाज कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि रचना जी की प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। आप डॉक्टर हैं, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा? प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर। देखिए, अब एक लास्ट तरीका बचा है, अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो कुछ हो सकता है। क्या तरीका है बताइए डॉक्टर? टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी के ज़रिए रचना की प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है, हम बस कोशिश कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और इस तरह से रचना और अमित टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए रेडी हो जाती हैं और वो प्रोसीजर करवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई महीनों तक रचना प्रेग्नेंट नहीं होती। उधर शिखा एक बेटे को जन्म देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे दूसरी बार दादी बनी हूँ, मेरा दिल तो खुशी से नाच रहा है। हाँ मम्मी, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई, तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं समझ सकता हूँ भैया, आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है? जो भी है ठीक है, क्या कर सकते हैं आप। घर में शिखा के बच्चे के आने से सब खुश थे। देखा रचना बहू, अब बुरा लग रहा है ना? मैंने कहा था समय रहते बच्चे की प्लानिंग कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में ऐसा ही होता है। हाँ मम्मी जी, आपकी बात एकदम सही है। कुछ दिनों के बाद रचना जैसे ही सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, उसे जोर से चक्कर आने लगते हैं। घर वाले ये देखकर घबरा जाते हैं। अरे मुझे लगता है इसे कमजोरी हो रही है। अमित, इसे डॉक्टर के पास ले जा, सारा दिन ऑफिस का काम करती रहती है, कमजोरी तो होगी ही। हाँ मम्मी, पिछले कुछ दिनों से वो स्ट्रेस में भी है, शायद उसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। भाभी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, शायद इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। कुछ देर के बाद जब अमित और रचना डॉक्टर के पास से लौट कर आते हैं, तो रचना के चेहरे पर खुशी देखकर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या हुआ भाभी, आप इतनी खुश लग रही हैं? अरे ऑफिस में प्रमोशन हुआ होगा, तभी तो ये इतनी खुश दिखती है। अरे नहीं मम्मी,
रचना माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है और ये खबर हमें अभी अभी पता चली है। क्या तू सच कह रहा है अमित? हाँ मम्मी, एकदम सच कह रहा हूँ मैं। मम्मी जी, अब मैं भी आपको दादी बनाऊंगी। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। अरे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी मैं। और इस तरह से रचना भी माँ बन जाती है और 9 महीने के बाद एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन ज़्यादा उम्र में माँ बनने से रचना की हेल्थ पर असर पड़ता है। अरे रचना बहू, तुम्हारी गुड़िया कब से रो रही है? चुप करवाओ उसे। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, इतना काम होता है बच्चे का, ऊपर से इसका रोना मुझसे नहीं संभाला जा रहा। पता नहीं शिखा अपने दोनों बच्चों को कैसे संभाल लेती है। कोई बात नहीं भाभी, आपको आदत नहीं है ना, इसलिए आप संभाल नहीं पा रही हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रचना जैसे तैसे अपने बच्चे की देखभाल करती है, लेकिन उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है। कुछ दिन पहले तक सुंदर और यंग नजर आने वाली रचना अब थकी थकी और परेशान नजर आने लगी थी। क्या बात है रचना, तुम्हारी हेल्थ तो दिन पर दिन गिरती जा रही है। तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो क्या? और तुम्हारा फेस भी कितना डल हो गया है। सब ठीक तो है ना? पता नहीं अमित क्या हो गया है, मेरे बाल देखो कितने ख़राब हो गए। शिखा तो 2 बार माँ बनी, लेकिन फिर भी कितनी फिट और ब्यूटीफुल नज़र आती है, और मुझे देखो क्या हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें मम्मी से इस बारे में बात करनी चाहिए। मम्मी जी हमेशा एक ही बात का ताना देती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद अमित की चाची उनके घर आती है। अरे रचना बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसी कैसे हो गई? क्या बताऊँ चाची जी, बच्चे का काम कर करके ना मेरी हालत ख़राब हो गई है। समझ में नहीं आता क्या करूँ, बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं। हाँ बेटा, समझ सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ चाची जी? बाकी लड़कियां भी तो माँ बनती हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। अगर मम्मी जी से पूछती हूँ तो वो एक ही बात बोलती हैं, देर से माँ बनने के कारण ये सब हुआ है। तुम्हारी सास ठीक कहती है रचना, बड़े लोग ऐसे ही नहीं कहते थे। टाइम पर बच्चा कर लेना चाहिए। अरे एक उम्र के बाद ना इंसान का शरीर थकने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। और फिर इतने साल तुमने जॉब किया है, अब ये बच्चे के कामों में मन लगाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं बेटा। रचना को अब बात समझ में आ जाती है। देर से बच्चा पैदा करने के नुकसान भी समझ में आ गए थे उसे। रीनू एक परफेक्ट बेटी थी जो वक्त पर पढ़ाई करती, अच्छे नंबर से पास होती, माँ पिता के बाहर के सारे कामों में हाथ बटाती और माँ के साथ किचन के काम में भी मदद करती। बेटा, ये हलवा बनाना सीख ले। अरे कल को ससुराल गई तो वहाँ सबसे पहले हलवा ही बनवाएंगे तुझसे। क्यों माँ, आप कैसे जानती है कि उन लोगों को हलवा ही पसंद होगा? अरे बेटा, ज्यादातर किचन में सबसे पहले नई बहू से मीठा ही बनवाया जाता है, इसीलिए। वैसे तू बता, कहाँ थी आज सारा दिन? माँ, वो कल प्रैक्टिकल है ना कंप्यूटर का, तो लैब में ही वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बेटा, एक अच्छी बीवी बनने के लिए तभी पिता आ जाते हैं। लो जी, फिर शुरू हो गई तुम। मैंने कहा ना, मेरी बेटे को ये फालतू की बात मत सिखाया करो। अरे क्यों ये सब बकवास करती हो? कल को इसका दिमाग पढ़ाई से उठ गया तो क्या करोगी? बीवी बनाकर ही रख देना तुम इस टैलेंटेड लड़की को। अरे जवान बेटी के पिता हो, लेकिन मजाल है कि कुछ गुण सिखाया हो बेटी को। देख बेटी, तेरी शादी जिससे भी हो, उसका पूरा साथ देना, सपनों को पूरा करने के लिए अपनी अचीवमेंट उससे शेयर करना। फ्यूचर प्लान सिर्फ लड़के के ही नहीं बल्कि लड़कियों के भी होता है। खूब नाम कमाना। अरे दुनिया बहुत बड़ी है,
और सब चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ बहुत छोटी, तो इसे हलवा पूरी में बर्बाद मत करना, समझी? रीनू को इतने दिनों से माँ की बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पिता की सीख झट यूं दिमाग में बस जाती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रीनू की शादी बहुत ही समझदार से लड़के तुषार से होती है। हे रीनू, ये वाले प्रोजेक्ट पर तो तुम पहले भी काम कर चुकी हो ना, कुछ हेल्प करो ना। अरे शर्म कर, तेरी पढ़ाई में लाखों लगा दिए और तू उससे पूछ रहा है, एक औरत से? माँ, उसने भी सेम पढ़ाई की है और उसके पिता ने भी लाखों ही लगाया है, और वो भी मेरे जितना ही कमा रही है, तो क्या शर्म। आए हाय, ये तो पता था कि लड़की कमाऊ है, लेकिन क्या इतना कमाती है ये? हे भगवान, ये तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई। बस अब क्या था, बहू जब भी ऑफिस का काम करती, सास उसे कुछ ना कहती, खुद खाना बनाती, घर के सारे काम करवाने में नौकरानी को सुपरवाइज भी करती। माँ, क्या बात है, सारा दिन लगी रहती है। मैंने तो कभी रूनू को तेरे साथ काम करते नहीं देखा। अरे करती है ना, जब ऑफिस जाती है तो पहले सब्जी वही तो बनाती है, तेरा खाना भी पैक वही करती है। अरे तो क्या हो गया माँ, ये तो वो अपने घर में भी करती थी, यहाँ क्या अलग कर रही है? तुम थोड़ा सख्ती रखा करो ना। उसी दिन शाम को, यार रीनू, माना तुम प्रोफेशनली अच्छा कर रही हो, पर मेरी भी कुछ ख्वाहिश है बीवी को लेकर। तुम ना तो मेरी अलमारी ठीक करती हो, ना ही मेरे कपड़े धोकर प्रेस करवाती हो। माना कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन बीवी भी तो हो ना। इस वक्त रीनू को पिता की बात याद आती है। वो सोचती है कहाँ तो वो आज तुषार को अपने विदेश वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ तुषार, वादा नहीं करती कि ये सब कर पाऊंगी। थोड़ी प्रॉब्लम तो शादी के बाद मुझे भी हो ही रही है। कहाँ माँ सारा काम करती थी, यहाँ अपना तो पूरा करना ही पड़ता है, तुम्हारा भी और घर का भी काम। बाकी तुम तो जानते हो ना हम लोगों का काम कैसा है, आगे बढ़ने के लिए हर दिन पढ़ना पड़ता है। तो क्या मोहतरमा, शादी की है ना, पत्नी धर्म तो निभाना ही होगा। मेरे गंदे मोजे, मेरी शर्ट पैंट धोना, मेरे छोटे मोटे सामान का रख रखाव, ये सब कौन करेगा? रीनू को पति की बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन से, रेनो उठ जाओ। नहीं, नींद आ रही है। अरे अभी तो 6 बजे हैं। हाँ तो ऑफिस भी तो है ना 9 बजे। जाओ, घर साफ करो, किचन का काम करो। अरे बीवी हो, बीवी बनकर रहो। और हाँ, वो प्रोजेक्ट कहा था ना मैंने, उस पर डिटेल दे देना। और प्लीज मुझे 8 बजे से पहले उठाना मत, बहुत थक गया हूँ। रीनू को ठीक नहीं लगता। वो बाहर जाती है तो नौकरानी कहती है, अरे क्या बात है दीदी, इतनी जल्दी काहे उठ गई? इतनी जल्दी इसलिए उठ गई तेरी दीदी क्योंकि ये उसका ससुराल है। यहाँ नहा धोकर पूजा पाठ करना, किचन का काम करना भी जरूरी है, समझी? अब ज्यादा डींगे ना हाँक, जाकर काम कर। रीनू घर का सारा काम जैसे तैसे करती है, लेकिन ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले ही उसे नींद आ जाती है। अरे मैडम, ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई, मैं निकल जाऊंगा। फिर कैसे जाओगी? कैसे क्या? मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। मैं सो रही हूँ, कल देखती हूँ, आज की तो लीव डाल दी है। अरे तुम पागल हो क्या? इंक्रीमेंट का वक्त है, तुम ऐसे ही छुट्टी लोगी तो अच्छी हाइक नहीं मिलेगी। अरे उसकी फिक्र छोड़ो ना, तुमको तो तुम्हारे मौजे और कपड़े सही से मिलेंगे, यही चाहिए था ना। मेरी करियर पर तो अब वैसे भी झाड़ू चल गई है। जाओ और मुझे सोने दो। तुषार बाहर निकलता है कि नौकरानी बोल पड़ती है, भैया ए बार पैसे बढ़ा देना, 2 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया। अब का नहीं बढ़ाया ना तो मैं काम छोड़ दूंगी। वैसे भी सुना कि दीदी बहुत मोटा कमाती है, अब घर के इनकम इतनी बड़ी है तो हमारा भी बढ़ा दो ना भैया। हाँ बढ़ा दूंगा, ज्यादा घर का बजट बताने की जरूरत नहीं है। तुषार बाहर आता है कि मकान मालिक आ जाता है। वो क्या है ना बेटा, हम लोगों को घर ठीक करवाना है और मेरा बेटा भी आ रहा है बेंगलोर से और वो इसी घर में रहेगा, तो घर 2 महीने में खाली कर देना। 2 महीने में? अरे कैसे अंकल, कम से कम 6 महीने का तो वक्त दीजिए। और भाई ये तो एग्रीमेंट में लिखा है कि घर खाली करवाने के 2 महीने पहले बताना होगा।
वैसे बेटा सुना, तेरी बीवी बहुत कमाऊ लाए हो। अरे खुद का घर क्यों नहीं ले लेता? हाँ हाँ, अब सोच ही रहे थे। चलिए बात करता हूँ मैं घर जाकर सबसे। तुषार जैसे ही बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बाइक बंद हो जाती है। इतना कमा रहे हो, बीवी भी कमाओ लाए हो, एक छोटी सी सेकंड हैंड कार तो ले ही सकते हो भैया, क्यों? तुषार कुछ नहीं कहता, लेकिन जब शाम को वो ऑफिस से घर आता है तो उसके कमरे में, क्या बात है, आज तो तुम चमक रही हो। सही कहा था तुमने, घर में रहकर काम करना बहुत अच्छा है। मुश्किल से 1 घंटे में सारे काम हो गए। फिर तो मैं ऐश कर रही थी, सारा दिन सोकर मजा आ गया। अरे अलमारी खोलकर देखो, देखो तो कैसे चमक रही है तुम्हारी अलमारी। एक एक कपड़े सहज कर रखे हैं, और तो और मुझे तक प्रेस कर दिए मैंने। बस अब ना रिजाइन लिख रही हूँ। मुझे तो बस तुम्हारी बीवी बनकर रहना है। अरे नहीं 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 रीनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, तुम नौकरी करो भाई। अरे मशीन में डालकर कपड़े तो मैं भी साफ कर लूंगा, 2 आलू काट कर मैं भी छोंक लूंगा, लेकिन इतने सारे पैसे कमाने के लिए तो मुझे 2 महीने 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सहारा हो।